अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। शज्जा का चेकअप करवाकर वो गांव रवाना हुआ था। गार्ड्स की 2 गाड़ियां उसके साथ ही और इन सब ऑफिसर्स को भी वो भेज चुका था। डॉक्टर की बातें अब भी दिमाग में गूंज कर उसे तैश लाती थी। शायान सागर से वो हिसाब जल्दी लेने का सोच चुका था। गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी तो सामने सदीका बेगम मौजूद थी। सफ़ी को रास्ते में इतला कर चुका था, जिस पर उसका तस्कर अब भी याद था। वो सीधा से उसके कमरे में लाया था। मेरी बेटी, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैन ये होश में क्यों नहीं आ रही? शज्जा को सीने से लगाती हुई सिद्दीका बेगम शिद्दते गरैया से रो दी। अम्मा, वह अभी बेहोश है। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो कुछ देर में आती है तो फिर ही पता चलेगा। जैन, सफ़ी की आवाज़ पर वो मुड़ा था। आज पहली मरतबा वह शज्जा के कमरे में आया था और जिस सब से आया था ये उसका दिल ही जानता था। आ जाओ। जैन ने उसे अंदर आने का कहा तो उसकी बेकरार नजर उसके खूबसूरत मुरझाए से चेहरे पर गई। एक पल के लिए तो वो उसे बेहिस व हरकत पर देकर लब बीच कर आ गया था। आंखों के गोशे सुर होने लगे थे, पर उसका वापस आना दिल में जैसे ठंडक और सुकून फैल गया था। वो बिना किसी के हयाल किए हुए नजरों के प्यास बुझाता बाकी की कसम मिटा रहा था। दिल तो बेचैन था। काश कि वो एहतियात रखता तो उस वक्त उसकी बाहों में होते और वो अपनी बिखरी हुई उलझी हुई हालत उसे बताता, लेकिन वह हदूद जानता था। ठीक है वो। जैन उसके कंधे पर हाथ रखे हुए कहा था, लेकिन वो सारे असबाब में भी ना हिला पाया था। होश कर, तू मुझे भी घर से निकलवाएगा? बहन है वो मेरी। जैन ने तनबीह की। तो मेरी मंगेतर है। मनकूहा बनने में 3 पोल जरूरी हैं, फिर तो कोई भी रोक ना पाएगा। सफीर संजीदगी से बोला था, जबकि सिद्दीका बेगम बामुश्किल उसे वहां बर्दाश्त कर रही थी। कमीना है एक नंबर का। जैन ने दांत पीसे हुए एक मुका कंधे पर मारा तो सफीर मुंह बिका कर आ गया था। कब तक होश आएगा उसे? सफीर ने उसे दोबारा देखा था। किसी भी तरह से ठीक दिखना चाहता था। बाहर आ मेरे साथ। उसके कंधे पर हाथ रख के बाहर निकला और नीचे मर्दाने में बढ़ गया था। वो भी तेजी से नीचे आया। सब खैर है? कहीं शायान ने सफ़ी की बेकरारी अरूज पर थी। अगर मैं कहूँ कि शजिया चल नहीं पाएगी तो? जैन ने बिना तहमीद बांधे हुए बात का आगाज किया तो सफ़ी के चेहरे पर साया आकर गुजरा, लेकिन खुद को कंपोज किए हुए उसने अपने ब्राउन घने हुए बालों को पीछे किया था। तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, सफ़ी ने स्पॉट पंच से कहा था। लेकिन वाह, लेकिन मेरा इसमें क्या कसूर है? जैन ने छनबे से देखा। तेरा ही कसूर है। अगर शजिया को पता हो तो शायान सागर को मैं हर कानून तोड़े मौत के मुंह गोआ। तेरा ही कसूर है। अगर शज्जा का कुछ हुआ तो शायान सागर को मैं हर कानून तोड़े मौत का घाट उतारने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। सफिया की दीवानगी उसके लफ्जों से आ जाती। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। मैं चेकअप करवा कर आया हूं, लेकिन अम्मा से जिक्र नहीं किया। कुछ दिन वो शौक की वजह से अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो पाएगी और शाया ने उसे शायद हैवी डोज दिया है जिससे उसकी टांगों पर असर है, पर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी। तू मुझे आजमा रहा है? सफी ने जैन को देखा जिसने नफी में साड़ी लाया था। तुझे मैं बहुत आजमा चुका हूँ। मैं जानता था शायान सागर अपनी दरिंदगी से बात नहीं आएगा और अब उसे काबू करना जरूरी हो गया है। जैन, वरना वो तबाही मचाने पर है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सफी का बस नहीं चल रहा था कि वह शायान सागर को एक पल में मौत के घाट उतार देता, जिसने शज्जा को तकलीफ पहुंचाई थी। उसे ये भी पता नहीं था कि शज्जा मेरी बहन है और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। लेकिन वो अब जान गया। अब वह कुछ ना कुछ करेगा और मैं अब नहीं रोक सकता। तो कुछ नहीं करेगा? एक बार मेरी मिस्टर सहगल से मुलाकात ज़रूरी है। उसे चारों तरफ से कमज़ोर करना ज़रूरी है और ये काम मिस्टर सहगल के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो बात के मामलात हैं। मैं चाहता हूँ तो मेरा और शज्जा का निकाह करवा दे। मैं मज़ीद रिस्क नहीं ले सकता। सभी ने गोया ज़िद्दी अंदाज अपनाया था। उसे ठीक होने दे, फिर बात करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि शज्जा की शादी हो जाए। जैन ने उसे तसल्ली दी। जो भी करना जल्दी कर, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वह मजीद वहां पर नहीं रुका था, वरना दिल के हाथों मजबूर होकर वह दोबारा उसके कमरे में चला जाता और एक बार फिर से वो दुश्मन जाना उस पर इल्जाम आयद करके उसे मुंतनफर हो जाती, जो कि वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिया ताल कोल की सड़क पर गाड़ी भगाता हुआ वो आज अपने हसाड़ों को सोचा था। पहले कमाल मलक और फिर ताबी ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। गाड़ी से टेक लगाए वह मदहोश हालत में सिगरेट के गहरे कश लगाए हुए आसमान को देखने लगा था। इस वक्त जैसे वो कोई सहारा चाहता था। मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं पर बुझती जलती रही थी, लेकिन उसे तवज्जो ना दी थी। जानता क्या था कि नौफल उसका मजीद दिल खराब करने के लिए फोन कर रहा होगा। वो इस वक्त हर एक से बेजारी महसूस कर रहा था। हर रिश्ता खोखला सा लग रहा था। सर दर्द से फटने लगा था। मोबाइल पावर ऑफ की वो कमरे की तरफ गाड़ी की तरफ रवाना हुआ। फ्लैट के आगे गाड़ी रोकर उसे स्टेयरिंग को गिरफ्त मिला था, जैसे अभी अंदर एक जंग चल रही थी। गार्ड को कभी चाबी पकड़ाता हुआ वो ऊपर की तरफ बढ़ा।
सीढ़ियां चढ़कर वो जिस वक्त ऊपर आया था, सामने की लड़की को देखकर माथे पर शदीद बाल नुमाया हुए थे। इतनी रात को वो लड़की तन्हा उसके फ्लैट में थी, जो वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो सन्ना को अपने फ्लैट के सामने खड़ा देकर मजीद गजब का शिकार हुआ था। मुझे तुमसे बात करनी है। सनम की आंखें सुरह थी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रात को किसी मर्द के घर पर नहीं आते, और उसके घर पर तो कभी नहीं जिसे तुमने रसवा किया। वो चुबा चुबा कर बोलता हुआ लाख खोलने लगा था। जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ पर कभी नाना। नाबिया तुम्हें पसंद करने लगी है। सनम की आवाज में चुभन सी थी। वहाज मुड़ा और तेज नजर से देखा। उससे दूर हो, वो अच्छी लड़की है, उसे अपनी संकट में मत बेकारो। वाह वाह, लड़की अच्छी होगी, और जो कई सालों से तुम्हारी मोहब्बत में तड़पती अपनी जान से गई, वो एक घटिया लड़के थे। सनम की आवाज में एक कार थी। जाकर अपने भाई से सच्चाई पूछो, क्या सच था क्या झूठ। अपने घर पर गंदी नजर रखने की मेरी नहीं, तुम्हारे भाई की आदत है, और वो आदत शायद आज भी नहीं बदले। एक पल के लिए तो सनम भी थमी थी। वहाज की अदात हमेशा मुनफरिद रहती। जाओ यहाँ से, और कोशिश करना अकेली मत रहो। तुम कल भी मेरी बहनों जैसी थी, और आज भी तुम्हें बहन से बढ़कर कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं कल भी तुम्हें कातर समझती थी, और आज भी समझती हूँ। ये तुम्हारा कंसर्न है, तुम क्या समझती हो क्या नहीं। अब दफा हो जाओ यहाँ से। वहाज ने अभी हिसाब बराबर किया था। जानते हो वो अनाबिया किस कदर तुम पर मरती है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी बहन मरती थी। कह रही थी कि तुम्हें हर हाथ पार करके हासिल करोगे। सनम ने तमसर उड़ाया था। मैं वहाज सुल्तान मलक हूँ। शायद तुम मुझे भूल गई हो कि मैं अपने माँ की बाप की पसंद को ठुकरा चुका हूँ। तुम्हारी घटिया साजिश के बावजूद भी तुम्हें नहीं अपनाया, तो फिर उससे कैसे अपनाऊंगा। सनम की अना को जैसे तस्कीन पहुंची थी, जबकि उसे नाबिया नामी लड़की से बेजारी महसूस हुई थी, जो आम लड़कियों जैसी ही निकले थे। वो तुम्हारे मामले में काफी जुनूनी हो चुकी है, कुछ भी कर गुजरेगे। जो भी कर गुजरे मुझे परवाह नहीं है। वहाज सुल्तान कोई आम शय नहीं है कि कोई जिद करे और उसे मिल जाए। उसका लहजा अटल और मजबूत था। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहाँ से दिक्कत दे दूंगा। वो घुराया था, जबकि सनम का चेहरा सफेद हुआ। उस आदमी से कोई भी बैद ना था। इस वक्त मोबाइल पर बीप हुई थी। अनाबिया का मैसेज है, देखना चाहोगे? उसने स्क्रीन सामने की थी, जबकि वहाज को एक पल के लिए इस लड़की की फिक्र हुई थी, जो सनम जैसी लड़की की बातों में आकर अपना नुकसान करवाना चाह रहे थे। वहाज ने मोबाइल पकड़कर सीनों से नीचे फेंका। सनम का मुंह हैरत से खुला था। उसे उम्मीद ना थी कि वो ऐसी हरकत करेगा। ये क्या हरकत थी? मेरा मोबाइल क्यों फेंका? वो रेलिंग पर झुकी थी, जहां पर गोली सीनों से नजर आते लोगों को देखकर उसका रंग फक हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। उसने वहाज को मुड़कर देखा, जो कि अंदर जा चुका था और दरवाजा बंद करा था। सनम तेजी से अंदर दाल हुई थी, और वहाज एक पल के लिए हैरान हुआ। सनम, दफा हो जाओ यहाँ से, वो धारा था, लेकिन वो दरवाजे से टेक लगा खड़ी हुई थी। किस कदर घटिया लड़की हो, मुझे मजबूर ना करो, मैं तुम पर हाथ उठा दो। जाओ यहाँ से प्लीज। वहाज, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसे ऐसे मत करो। एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी शर्ट पकड़ती वो फरियाद को ही थी। जब उसकी काया पलट कर वो हैरान हुआ था। बाहर क्या हरकत करी थी, और अब चिपके जा रहे थे। अभी के अभी मेरे घर से निकलो, वरना मैं तुम्हारा औरत होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। उसके हाथों से शर्ट आजाद करवाया उसने दूर धकेला था। उसकी घटिया हरकत उसका दिमाग मुकम्मल घुमा चुकी थी। क्यों निकलूं? उस दिन भी तुमने मुझे ठुकरा दिया था, आज भी तुम मुझे उसी तरह ठुकरा रहे हो। वो चीखती हुई उसकी शर्ट को दोबारा पकड़कर ऊपरी दो बटन टूटते हुए उसका चौड़ा सीना नुमाया कर गए थे, और नाहन की हराशे गर्दन पर लगी थी। वहाज के माथे पर बल नुमाया हुए थे, जबकि आंखों में सुरही बढ़के थे। वहाज का हाथ उठा था और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वह जमीन पर गिरी थी। उसके बारी हाथ के थप्पड़ से दिमाग घूम कर आ गया था। चेहरे पर हाथ रखे उसने शर्ट पर निगाहों से वहाज को देखा था। वहाज ने शिद्दत से मुठ्ठियां बीची। वो हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसकी घटिया हरकत ने दिमाग घुमा कर आ दिया। तुम भी फिर अपनी बहन की तरह ही घटिया, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुमने उससे भी पीछे छोड़ दिया। वो तो फिर भी सुधरना चाहती थी, लेकिन तुम शायद, पर तुम जैसी बेहुदा लड़की का कुछ कहना ही फजूल है। मेरी बहन के बारे में बकवास की तो तुम्हारी जान ले लगे। उसे बर्बाद करके भी तुम्हें सुकून नहीं आया, जो अभी उसकी रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो। बेफड़ी शेरनी बनी वो घुराई थी। वो उठकर दोबारा उसके मुकाबले आई, और वहाज ने उसे बाजू से जकड़ा और फ्लैट के दरवाजे को खोला। छोड़ो मुझे कमीने इंसान, मैं दोबारा खून पी जाऊंगी। वो चीखती चिल्लाती वहाज की गिरफ्त में फड़फड़ा रहे थे। बिना उसकी किसी बात का असर लिए उसे बाहर धकेला था, लेकिन सामने नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर सहती नुमाया थी, और आंखों की सुर्खी में मजीद इजाफा हुआ था। सामने कमाल मलक सुलेमान मौजूद थे। तायाबा, सनम ने भीगी हुई आंखों और सुर होते हुए गाल पर हाथ रखे उन्हें देखा था, जिनके चेहरे पर गजब नाकी फैले हुए थे। तायाबा, वहाज भाई, उन्होंने मुझे फिर से
रोती हुई वो उनके सीने से लगी थी, जबकि कमाल मलक ने आग उगलती हुई निगाह उस पर डाली। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती किया, तुम्हें तुम्हारी बहन के निकाह पर नहीं बुलाया और तुम्हारी गलती को माफ नहीं किया, तभी आज यहाँ आया कि अपने बेटे को मना सकूं। लेकिन मैं गलत था कि बिगड़े हुए आवारा लोग कभी नहीं सोच सकते। उन्हें सनम को घेरे में लिया, जबकि सुलेमान स्पॉट नजर से वहाज को देख रहा था, जिसकी आंखों में सुर्खी थी, जबड़े बिछे हुए थे, लेकिन घबराहट का एक तासर भी न था। मुझे आपकी किसी भी हमदर्दी की परवाह नहीं है, ना ही मैं कोई सफाई दूंगा। ये लड़की काबिल मकार थी, आज भी उसने वही घटिया हरकत किया, उसे भी अपने साथ लेकर जाएं। वह अंदर बढ़ने लगा था। रुको वहाज, कमाल मलक दारे थे। मैं नहीं रुकूंगा, वो हट दर्मी से गोया हुआ। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। आप आज भी अपने अल्फाज जाया करेंगे। इस लड़की में मुझे ना कल दिलचस्पी थी, ना आज दिलचस्पी है, और आज भी अपने अल्फाज जाया करेंगे कि मैं उसे निकाह कर लूँ, उसे अपना लो। वह लापरवाही से बोले सनम पर कहर लुत निगाह डाला नहीं बुला था। नकाह का सुनकर सनम का रंग भी उड़ गया था। वहाज, तुम इस हद तक हद धर्म क्यों हो? क्या गुनाह स्वाब का फर्क भूल चुके हो? अपनी हदूद भूल चुके हो? कैसी हदूद? कौन सी हदूद? जिसके दिल में चोर होना वह ऐसे अक्कर का खड़ा नहीं होता, उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। लेकिन मेरी आंखों में ना शर्मिंदगी है और ना ही कोई पछतावा। इस लड़की से पूछे कि ये मेरे फ्लैट पर खुद आई थी या मैंने बुलाया था। ताया अब्बा, वो रोती हुई वहाज को मजीद तैश दिला गई थी। उसके आंसू झूठ नहीं हो जाते। तुम्हें आज उसे हर हाल में अपनाना होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि आप अपने अल्फाज जाया करेंगे। वहाज, क्यों इतनी जिद दिखा रही हो? अपना गुनाह मान लो, उसे अपना लो। दूसरी मरतबा तुम उसे रसवा करने वाले थे। क्या आप चाहती हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप सबको अंदर कर दूं, जो बिलावजह मुझ पर इल्जाम लगाकर एक बद किरदार लड़की से निकाह का दबाव डाल रहे हैं? वो दोनों बमें सकरे हुए असली अंदाज में गोया हुआ था। वहाज, वो सदमे से बोले थे, पर वो बिना तासर के खड़ा रहा। इतने बद लिहाज हो गए कि अपने बाप को अंदर करवाओगे? कमाल मलक को सदमा ही हुआ था। बद किरदार ना फरमान तो पहले ही हूँ, आप बद लिहाज होने में क्या मुजायका है? उसे लेकर जाएं, वरना मैं उसे यहीं से दिक्कत दे दूंगा। वहाज का बस नहीं चाह रहा था कि वह सनम की जान ले लेता। ठीक है, फिर तैयार है ना? कल कोर्ट में मुलाकात होगी। अगर तुम बेगैरत बनकर बाप को अंदर कर सकती हो तो मैं भी तुम पर एक लड़की से ज्यादा करने की कोशिश के जुर्म पर केस कर सकता हूँ। वो सफाकियत से बोले। ताया अब्बा नहीं। सनम का रंग फीका पड़ा था। तुम परेशान मत हो, इस आदमी ने बहुत ही हरदर्मी दिखा दिया और मैं अपनी बच्ची का कुछ नहीं होने दूंगा और उसे तुमसे निकाह करना ही होगा। कमाल मलक ने सनम के सर पर हाथ रखा था। रुके, ये कार्ड रख लें। यहाँ आपका केस हर कोई हाथों हाथ लेगा, फिर जो भी घटिया इल्जाम लगाना हुआ शौक से लगाना। वहाज ने पॉकेट से कार्ड निकालकर सलमान के हाथ पर रखा था, जबकि सलमान उसकी दलेरी पर सर पकड़ कर आ गया। तुम पागल हो चुके हो वहाज, अपनी गलती को मानकर सनम को अपना क्यों नहीं लेते? कमाल मलक दांत पीसते हुए घुराए थे, जबकि सनम भी इस सर फिरे हुए आदमी को देख रहे थे। मामला अभी बिगड़ता महसूस हुआ तो बेबसी से बोले, ठीक है, मान ली गलती, कर लिया अपना गुनाह कबूल। निकाह करवाना चाहती है ना, तो ठीक है, कल करवाएं निकाह। इस लड़की को अपनाने के लिए मैं तैयार हूँ। बुलाए उसके भाई, बाप और माँ को। सबकी मौजूदगी में निकाह होगा। ये मत समझिएगा कि मैं सबकी धमकियों से डर गया, बल्कि कल ही सच साबित हो जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा है। उसने खुद इनकार ना किया तो मेरा नाम ही वहाज सुल्तान मलक ने। वह सनम की आंखों में उभरता हुआ खौफ बाम किया था। वो लड़की सिर्फ अपनी बहन की वजह से उसे बदला लेना चाहती थी। सबने वहाज की जानब गुलाबी पड़ती हुई आंखों से देखा, जिसमें उसे वाजिया तमसहर महसूस हुआ था। वो सर झटकता हुआ अंदर जाकर दरवाजा उनके मुंह पर बंद करता हुआ उन्हें जता चुका था कि वो यहाँ पर चला जाए। अपनी बाजी उल्टी पड़ती हुई देखकर वो लब काट कर आ गया थी। वो खुश थी। जैन के आने की खबर में खुद को निखारती हुई अब उसके इंतजार में रेलिंग के करीब आ चुके थे। वो आने ही वाला था जब उसके लबों के गोशे खुले खिले से थे, लेकिन फिर मंजर बदलने लगा और सामने का मंजर उसकी आंखों में जन्मिश को रोक गया था। उसकी मुस्कुराहट थमी, जबकि आंखों में बेयकीनी उभरे। कल तक मोहब्बत के दावे करने वाला, दीवानों की तरह सड़ी सड़ी करने वाला, आज उसी के सामने किसी और का हाथ थामे खड़ा था। जैन की नजर उस पर गई, लेकिन उसने सुंदरी का हाथ नहीं छोड़ा था। उसे देखकर नजरें चुरा गया। जैन, वह दिल हराश अंदाज में उसका नाम लेती चीखी थी, जबकि गुलाबी आरज़ों पर आंसू बह गए थे। सुंदरी की नजर सामने गई तो वो भी जरी को देते हैरान हुई। उसने कलाई आजाद करवानी चाही, लेकिन जैन ने गिर मजीद साथ किया। चिकने फर्श पर पाँव जमाती वो अपनी फ्रॉक संभालते हुए सीढ़ियां उतरते हुए अब भी उन्हें देख रही थी। पाँव में जूता नहीं था। वो इन दोनों की तरफ आई थी और बेकरारी से जैन का हाथ आजाद करवाने पर कोशां हुई। जैन, उसका हाथ छोड़े, छोड़े उसका हाथ। आपने उसका हाथ क्यों पकड़ा? वो हजियाती अंदाज में
हाथ छुड़वाने के दर पर थी। ज़रफ़िशां, रुक जाओ। जैन ने उसे संजीदगी से रोकना चाहा। नहीं, आप उसका हाथ छोड़ें जैन, उसका हाथ छोड़कर मुझसे बात करें। जैन की शर्ट जकड़े वो बीकी आवाज में बोले। ज़रफ़िशां, छोड़ो। वह करहतगी से बोला। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, आप उसका हाथ छोड़ें। आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, आपको उसे देखने की भी इजाजत नहीं है, तो आपने उसका हाथ क्यों पकड़ा? वो दीवानी बनी हुई हाथ आजाद करवाने के तगदो में पागल हुई थी जब उसके माथे पर बल नुमाया हुए जैन उसकी कलाई पकड़कर उसे दूर झटका था। खबरदार, जो तुम आगे बढ़ी अपनी औकात में रहो। वो दारा था जबकि उसकी आंखें साकत हुई थी। ये जैन का लबो लहजा तो हरगिज नहीं था, फिर वो कैसे उससे बात कर सकता था? ये मेरी होने वाली बीवी है। जैन, नहीं। वह तड़पी थी, लेकिन वो सितम कर लब बिछे हुए कहर आलूद निगाह से उसे देख रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह खड़ी हुई पीछे होने लगी थी और जैन उसे खुद से दूर होता देखता रहा था, लेकिन सुंदरी का हाथ नहीं छोड़ा। वह बोझल पलकों से ये मंतर देते हुए हवास होने लगी थी और फिर जमीन पर गिरती हुई आंखें मौत गई थी। वो उसके बेजान वजूद पर से सुंदरी का हाथ हमें गुजर गया था। जैन, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैन, आप सुंदरी को नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो भयानक खवाब देती हुई डर कर उठी थी, जबकि हाथ सामने किए वो अब भी जैसे उसका हाथ छुड़वाना लेना चाहती थी, लेकिन नहीं छुड़वा पाई। हवाब टूट गया। वह हवासों में लौटने लगी, सांस बुरी तरह से फूली हुई थी। जैन, आंखें खोलकर उसने वेनान खाली कमरे को देखा था। सिसकी की तरह उसका नाम लिए वो लब काट कर आ गए थे। पाँव में टीसे से उठने लगी थी, जबकि आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब भी नहीं आई आप? वो बड़बड़ाई थी। इंतजार ही रहा था। वो थक आकर दोबारा तकिए पर सर गिरावे सिसकती हुई आंसू बहाने लगे। वो रोना चाहती थी। बारीक गंभीर आवाज कानों से टकराए उसकी बहती हुई। और रोना चाहती हो? बारीक गंभीर आवाज कानों से टकराई तो उसकी बहती हुई आंखें साकत हुई थी, जबकि हलक खुश्क हुआ था। चंद पल वो हरकत भी ना कर पाई थी। वो चंद पल ऐसे थे जब आवाज दोबारा ना आई तो वो बेकरार रही थी। हिम्मत नहीं थी कि वो कमरे में नजर डाल लेती। जैसे हवा टूट जाएगा। उसने सांस खींची तो कमरे में शख्स की खुशबू महसूस हुई और दिल शिद्दत से धड़क गया था। वो आ गया था। बस ज़रफ़िशां को नहीं बुला था। दिल होश गुमान होने लगा था। वो कौच पर शांत से दराज दोनों हाथों को जकड़े हुए चेहरे पर सर ताजा सजावे उसके दोनों पाँव को नगाह में रखे हुए था। जब जब वो पाँव देता उसे दिल में तकलीफ महसूस किए हुए शिद्दत से धड़कने लगता था। आप मुझे सता रहे हैं ना? वो बीती हुई आवाज में बोली और वही जैन का सब टूट गया था। तेजी से उसकी जानिब आया, उसकी सख्त नजरों से उसे देखा और फिर दोनों बाजू से जगाकर उससे अपने मुकाबले किया। इतनी बेएतबारी! वो शिकवा किए बिना न रह सका। ज़रफ़िशां ने खौफ से आंखें बांध की थी, जैसे एक बार फिर से उसके ख्वाब के मान गुम हो जाने का डर हो। आंखें खोलो। वो दबा दबा घुराया। इस वक्त वो लड़की को मुकम्मल देखना चाहता था। मैं आंखें खोलूंगी तो आप चले जाएंगे उसके पास और मैं फिर अकेली तन्हा सिसक कर मर जाऊंगी। वह बंद आंखों से सिसकती हुई उससे बुरी तरह से तड़पा गए थे। उसके लफ्जों पर उसे मजीद तैश आया। जब ही वो फासले पर दराज हुआ उसका चेहरा हाथों में थाम गया था। गिर शिद्दत से लिए हुए थे। आंखें खोलो ज़रफ़िशां, उसने हुक्म दिया था और वो दीवानी कैसे हुक्म टाल देते। उसने आंखें खोलकर इस सितमगर को देखा जिसके खूबरू चेहरे पर कड़क फैला हुआ था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर थकान थी, लेकिन वो फिर भी हर दर्जा हैंडसम लग रहा था। दोनों एक दूसरे को देते हुए निगाह की तिश्मनी मिटाते हुए थम से गए थे। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया? वह रंजीदगी से बोला था, जबकि जरी को अब गुस्सा आया था और उसे रहम का कह रहा था। हालांकि कहर तो वो ढा रहा था। आप जालिम बने थे, आपने मुझे सताया था। मैं अब भी सरापा इंतजार थी। आपने ही रहम नहीं किया। वह नजर झुकावे लब काटती बोलती। दिल शिद्दत से उसके सीने में छुपकर रोने को जा रहा था, लेकिन वह अब कम से कम खुद अपने हाथों हवा नहीं होना चाहते थे। जैन ने जैसे उसकी सोच पाली थी उसे शिद्दत से खुद से लगाया और गिरफ्त कमर पर सर किए अपनी सुरंग आंखों को भी बंद किया था, गोया उनमें छुपी हुई तकलीफ छुपा ली हो। और वो महबूब तर पना में फूट फूट कर रोती चली गई थी। जैन ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका था, बस नरमी से उसकी पुष्प अपना हाथ रख के बालों पर लब जमा गया था। तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। मैं चंद दिन नहीं आया, तुम अपनी मन मर्जी पर उतर आई, खुद को तकलीफ पहुंचाई कि इसी बहाने मैं ही आ जाऊंगा। तुम एक बाप पुकारती तो सही पागल लड़की। उसके लहजे में तड़प ही तड़प थी। पुकारा था मैंने, शिद्दत से भी पुकारा, पर आप नहीं आए। आप भूल गए कि एक पागल सी लड़की है जिससे मेरा जबरदस्ती निकाह हुआ था, लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लगी इसलिए भूल गए। और न जाने कहाँ किसके साथ। उसकी नम भीगी हुई पुरशिकवा आवाज पर जैन ने गिफ्ट साथ किए थे, जैसे उसके लफ्जों पर शदीद गुस्सा आया हो। मसरूफ था मैं, लेकिन आज सारे काम छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आया। उसके कान के करीब झुके वह सरगोशाना सर से बोला था। तो क्यों आए? रहते मसरूफ, अब भी क्यों आए हैं?
यहाँ सीधा मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने आ जाते। वो शिकवा करना हुई थी, जबकि जैन ने लब बीच लिए थे, जैसे अपना गुस्सा दबाया हो। फिर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आता, अफसोस करने आते कि एक दीवानी थी जो अपने शोहर पर मरती थी, वो मजीद तलब हुई नहीं। उसने यकलब से जवाब देकर जैसे उसे बेचैन किया था। फिर ये कि मैं अपनी दूसरी बीवी को साथ लाता, जिससे मैं अपनी तुम्हारी दीवानगी की दास्तां सुनाता, और फिर मैं और वो तुम्हारी कब्र पर फूल फैलाए, फातिहा पढ़ते और तुम्हें अलविदा कहकर अपनी जिंदगी में मगन हो जाते। जैन, एवा भी फूल फूल कर रोती उसकी शर्ट हाथों में थाम के थी, जैसे वो सच में यका गुजरेगा। दिल जला रहे हैं मेरा, ऐसा कौन करता है? तुमने भी तो कुछ देर पहले दिल काटने वाले अल्फाज कहते ना, क्या मैं हिसाब भी ना बराबर करूं? वो जालिम बना था, जबकि वो फिर आंसू बहाने लगे। चुप कर जाओ, वरना एक जोर से लगाऊंगा। पहले मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, उसने वादा धमकी दी तो वह पल में रोना भूल गए थे। जालिम है आप, वो शर्ट के बटनों से खेलते हुए इल्जाम आयद कर गए थे। सिर्फ तुम्हारे मामले में रहम दिलो, उसे जरी के लफ्जों का जवाब तसल्ली से दिया। आप सुंदरी के पास थे ना, उसे मुझसे छीन लिया आपको। आप अब मुझे छोड़ने आए हैं ना? वो अपनी ही क्यास रायों में थी। कुछ पल पहले का ख्वाब हवासों पर सवार हो रहा था। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके पास था? जैन ने जैसे उसका जब्त आजमाया, जबकि जरफिशा का सांस थमा था। मतलब आप? वो सफेद पर्दे चेहरे से बोल ही ना पाई थी। और मतलब ये कि मैं हर एक रुकावट को हटाए सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर मौजूद हो। वो बिना किसी वजाहत के एक जुमले में पास समेट गया था। सच कह रहे हैं? वो जैन को देती अभी जैसे बेकरार थी, अपनी जान की कसम। उसने झुककर पेशानी को चुमा। उसे एक बार मोतबर किए वो जरी का जलता हुआ दिल कुछ ठंड कर गया था, और बिना किसी लफ्जी तसल्ली के उसे जिता गया था कि वो उसी का है और कभी भी उसका नहीं होगा। लेकिन वो लफ्जों से भी चाहती थी कि उसकी बेचैनी दूर कर दे। और कुछ देर बाद ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। आंसू की लकीर आयत पर बिखरी तो उसने नम आंखों पर तृष्णा लब रखे थे और उसे सख्त किया। कभी मत सोचना कि तुम्हारे अलावा मैं किसी को देखूंगा या किसी का बनूंगा या किसी के पास जाऊंगा। तुम्हें अपना बना लिया तो समझ लो कि जैन चौधरी के लिए हर लड़की हराम हो गई है। जरी का तड़पता दिल ठंडा होता। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें ऐसी सजा दूं कि दोबारा तुम ऐसी हरकत ना करो। उसके हम को अंगूठे से लाया और हल्का सा दबाव डाला, लेकिन छूने की जुर्रत ना की थी। जबकि जरी का दिल इस बार हल्क में दर्दता हुआ महसूस होने लगा। आप भी सजा देंगे? वो लदरती पलकों से बोले, जबकि वजूद कांप गया था। हाँ, इस हम को भी आज सजा मिलेगी। उसने तवज्जो महमूर बिगवी आंखों की जानब किए इस हम को नजरअंदाज किया तो जरफिशान दक रह गए थे। यानी उसकी सजा का अंदाज भी दूसरा था। हम जैसे नाराज हुआ था। आप? वो दांत पीछे बोलती। क्या मैं? आबूज कायबे उसने दिल पुरता था जलाया था। वो हब की बड़ी नजर से देती हुई दोबारा सीने में मुंह छुपा गए थे, जबकि जैन उसको सीने समेटे हुए अब अफसूदा सा मुस्कुराया था। इन सब लम्हों के दौरान वो पाँव का दर्द भूले बैठे थे, जबकि जैन को तो वही दर्द आज पर हो रहा था। लेकिन पहले दिल के मरहम का स्मान करना चाहता था। जहम कैसी आए? उसके लहजे में शदीद सर्द मैर थी। वो मेरी गलती नहीं थी। वो मुलाजमा सामने आ गया। सच कह रही हूँ, मैंने नहीं। जैन ने गुलाबी लबों पर उंगली रखे उसे सुरह पड़ती आंखों से देखा तो जरफियां फैली आंखों से उसकी बेबाक जुस्सात पर सांस तक रोक गए थे। गलती अगर मुलाजमा की थी तो तुम क्या करती इस वक्त? अब वो जूते कहाँ थे? जैन ने उसकी गुलाबी आंखों में झांकते सर्द पानी से कहा था। होंठों पर अब भी उसकी उंगली जमे थे। जरफिशां के हलक से गिरटी ऊपर का मधुम हुए थे। जैन ने उंगली हटाया। जवाब चाहा। मेरा जूता गुम हो गया था और मैं नीचे थी, वहीं ढूंढने गई थी कि जरफिशां का झूठ भी ढंग से बोला नहीं आ रहा था। जूता गुम हुआ था? और जूता क्या नीचे जाकर गुम हो गया था? जैन ने अंगूठे से गाल से लाए पूछा तो जरफिशा ने लब का कोना दांतों में दबाया था। मुझे क्या पता, बस मैं जूता ढूंढ रही थी। मुलाजमा आकर मुझसे टकरा गई और फिर सहम हो गए। लहजे में हल्की सी जंजलाहट सिमटाए थे। कहीं तुम सिंड्रेला की कहानी तो नहीं दोहरा रही? ना जाने क्यों गुमान सा हो रहा है कि कहानी बनाकर तुम मुझे बहला रही हो। जैन ने तंज किया था। आपको जहम से मतलब होना चाहिए, कहानी का क्या? और वो कहानी ऐसे नहीं थी। वो पलकियां झपकाए हुए बोलती। कितने जूते हैं तुम्हारे पास? जैन ने जैसे हर बात नजरअंदाज की थी। जरी ने गुनहरी पलके उठाकर सहर को देखा था तो एक पल के लिए रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट सी दौड़ गए थे। पर पता नहीं। दरी ने नफी में साइल लाया। आप कहाँ जा रहे हैं? उसका दूर जाना उसे वाज़ेह महसूस हुआ था, लेकिन उसने जवाब ना दिया। जैन वार्डरोब की जानब आया और एक स्लाइड हटाई जहाँ पर लातदार जूते मौजूद थे। जरी को शर्मिंदगी हुई जहाँ पर जूते मौजूद थे जिन्हें उसे इस्तेमाल करना था दूर की बात देखना गवारा नहीं किया था। जेब से लाइटर निकाल कर उसने जरी को देखा था। उसके हालात की रोज समझने पर एक सर्द लैब वजूद में उठी थी। आंखें खौफ से फैली जबकि वो उठने की कोशिश में हल्कान हुई थी। वहीं पर बैठी रहो, उसने लब्बू से सरगोशी की। आग लगा दो उन्हें जब उन्हें इस्तेमाल नहीं करना। उसने लाइटर का शोला भड़काया था और जरी की वहीं पर जान चली। उसकी सर्द सी सियाह आंखों में भी शोले का अक्स था। नहीं, आप
آپ ایسا نہیں کریں گے، میں غلطی مان رہی ہوں، مجھے آپ یاد آ رہے تھے بہت، میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، بابا سے ملنا چاہتی تھی، نہ جانے وہ کیسے ہوں گے۔ انہیں سب کو سوچتے ہوئے میں نیچے ننگے پاؤں چلے گئی اور میرے پاؤں پر کانچ لگ گیا۔ آپ پلیز انہیں مت جلائیے گا۔ وہ ایک سانس میں تفصیل بتاتی شعلے کو ہی دیکھ رہے تھے، جیسے کسی بھی پل زین وارڈروب کو آگ لگا دے گا۔ دل تو یہ کر رہا ہے کہ انہیں آگ لگا دو، کیونکہ تم نے انہیں پہننا گوارا تک کرنا نہیں کیا۔ اس نے درشت کی بڑے بڑے لفظوں میں، پر وہ حجالت سے چہرہ جھکا گئے تھے۔ آپ پاس ہوں گے تو یہ بے جان چیزیں بھی مجھے اچھی لگیں گے، ورنہ یہ چیزیں تو میرے لیے ثانوی سی حیثیت رہتی ہیں۔ اس دل کو تو صرف آپ کی طلب ہے، مجھے وہی طلب پوری نہ ہو تو کیوں کہ ان چیزوں پر توجہ دوں۔ وہ یہ باتیں صرف سوچ سکی تھی، کیا اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھی۔ زین نے لائٹر کو آف کیے، جیب میں ڈالا اور اس کی جانب آیا، جبکہ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ کئی پل وہ اللہ بیچ سے دیکھتا رہا اور پھر پاؤں کے قریب بیٹھا اور سفید پٹی کو ہلکا سا سہلایا۔ اب ٹھیک ہے، آپ ہاتھ مت لگائیں، وہ بکھلائی، لیکن اس کی سر روحانی سی نگاہ نے زبان کو کام کیا تھا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ کو دیر ہو رہی ہے، وہ سٹ پٹائی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ زین کو کیسے پاؤں چھونے سے منع کرے۔ وہ شہنشاہوں جیسا شخص پاؤں چھونے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، وہ تو حاکم تھا، حکم دیتا اچھا لگتا تھا۔ اس وقت میں تمہیں ایسی سزا دینا چاہتا ہوں کہ دوبارہ تم اپنی حفاظت میں کوتاہی کرنے کا سوچ بھی نہ سکو۔ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کب سے سزا دے رہی ہیں، اسے اچھا نہ ہی آتے، رہ جاتی میں اکیلی۔ اور پھر وہ منہ گاڑے ہوئے روحانی ہوتی، ظرفشاں تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہاری نازک جان پر ظلم ڈاؤں اور پھر خود کو بھی اذیت پہنچاؤں۔ وہ شدت پسندی سے بولا تو زری نے سہم کر نفی میں سائل لیا تھا۔ اس کی آنکھیں پگھی، لب کا کونا دبائے، اس نے بامشکل سسکی روکی تھی جو پاؤں پر اس کے دباؤ کی وجہ سے ابھری تھی۔ جیسے جیسے وہ پٹی جدا کر رہا تھا، اس کے دل میں بھی درد سا بڑھنے لگا تھا۔ جس انداز میں وہ دونوں پوپا پٹی کی گئی تھی، اس کے مطابق یہ زخم کم سے کم 5-6 دن تک بہتر ہونے والے تھے، اور اتنے دن وہ دوسروں کی محتاج تھی اور جو تکلیف وہ برداشت کر رہی تھی اس کا اللہ کی اسے طے رہا تھا۔ بہت ہی برا کیا ظرفشاں، بہت برا۔ وہ تاثر سے سر ہلاوے بولا تھا، آپ مت دیکھیں، میں آپ کو ایسا نہیں دے سکتی۔ وہ بے بسی سے بولے تھے، تمہیں دیکھنا پڑے گا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ من پسند شخص کو اذیت میں دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ اس وقت میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں اور میری یہی بے بسی تمہیں کچھ بھی سچ کہنے سے روک رہی ہے۔ وہ زین کی لاچارگی دیکھتے ہوئے لب کاٹ کر آ گئے تھے۔ دونوں پاؤں سے بینڈیج جدا کی وہ زخم دیکھنے لگا، کٹ اس کی سوچ سے کافی گہرے تھے۔ اس کے سفید بے داغ نازک پاؤں کی جلد پر سرخ نشان پڑ چکے تھے، اس کی آنکھوں کی رنگت بھی سرخ ہونے لگی تھی اور زری جان گئی تھی کہ وہ ضبط کر رہا ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ نم سا بولی تو زین چونکا۔ سائبہ پڑے ہوئے باکس کو اٹھا کر اسے دوبارہ زخموں کو صاف کیا اور بینڈیج کرنے لگا۔ زری کو جیسے آج اپنے زخم حد درجہ پیارے لگے تھے، جن کی بدولت وہ روح کا مکین شخص اس کے پاس تھا۔ بینڈیج کیے ہوئے کئی پل اس نے بینڈیج نما پاؤں سے ہلاتے کسی سوچ میں مگن ہوا تھا۔ زین، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس شخص کا مزید اپنے قدموں میں بیٹھے برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن درد بھی بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں پاؤں احتیاط سے تکیے پر رکھے ہوئے واش روم کے جانب گیا اور ہاتھ دھوئے واپس آیا اور باکس سے میڈیسن نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے، گلاس کو لبوں کے قریب کیا، اسے میڈیسن کھانے پر اکسایا۔ زری نے دوا منہ میں ڈالی، اسے جڑ سے گلاس لبوں سے لگایا۔ اس پوری عمل کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولا۔ ظرفشاں کو اس شخص کی فکر ہونے لگی جو ڈارک بلو شرٹ اور بلیک جینس میں کپ فولڈ کیے ہوئے رف ٹف سے حلیے میں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زری نے اس کی الجھی سی حالت اور چہرے پر تھکن دیکھے پوچھا۔ وہ محض یہی کہہ پایا تھا۔ وہ اس کے پاس آئے، دوسری جانب لیٹ گیا۔ زری تھم کر سانس روک گئے تھے۔ زین اس کا سر اپنے دونوں بازو پر رکھا، اس کا نرم ملائم ہاتھ اپنے دل پر، تاکہ وہ چند پل کے لیے پرسکون ہو سکے، اس لڑکی کو محسوس کی اپنی تھکن اتار سکے۔ 3 راتوں سے وہ ادھوری سی نیند لے رہا تھا اور آج بھی وہ زری کا خیال کیا یہاں پر آ گیا تھا۔ زخموں کا اسے نوفل نہیں بتایا تھا جس پر وہ آج کی میٹنگ کو ایک طرف کیے صرف زری کے پاس تھا۔ آپ کا سر دبا دوں؟ وہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے تلاشنے لگے تھے۔ نہیں، بس پاس رہو۔ وہ ہاتھ پر دوبارہ ڈالے بولا تو زری نے سر پڑتا چہرہ جھکایا تھا۔ 3 لوگ تمہارے آنسو کی وجہ بن کے ہیں، کیا خیال ہے تینوں کو سزا دے دوں؟ کچھ پل بعد وہ بولا تھا، تو 3 لوگ؟ اس نے سراسمسگی سے پوچھا تھا۔ وہ نئی دلہن، ملازمہ اور تم۔ میں نے کیسے؟ زری جلدی سے بولی تھی، تم نے لاپرواہی کر کے خود کو رلایا، یعنی کہ میری زندگی کو رلا دیا۔ اس کی اللہ کی منطق تھی، وہ دنگ رہ گئی تھی، لیکن اس کا میری زندگی کہنا جیسے دل کے ہر زخم پر مرہم ثابت ہوتا۔ آنکھیں فرتے جذبات سے بھیگی تھی۔ اس شخص نے جو زندگی قرار دے دیا تھا، اس سے بڑھ کر ظرفشاں کے لیے کیا انعام ہوتا۔ دے دے سزا، میں اب ہر سزا قبول کر لوں گی، وہ گھنیری پلکوں کو جھکائے ہوئے بولی اور زین بوجھ جیسا مسکرایا تھا اور جھک کر اس کے ہم کو نرمی سے چوم لیا۔
زری حق تک سے رہ گئی تھی، اس کے لمس میں نہایت ہی نرمی تھی، یعنی وہ اقرار چاہتا تھا کہ وہ سزا کا خود کہے۔ جب اس نے یہ اقرار کیا تو وہ سزا کو جزا میں بدل گیا تھا۔ ہاں یہ ہم ناراض ہو گیا تھا، اسے نظر انداز کر کے میں کافی سزا دے چکا ہوں، اب جزا کا وقت تھا، اس لیے اس کی ناراضگی دور کر دی۔ اب یہ ہم مجھے مسکراتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے انگوٹھے کی پور سے ہم دبایا اور زری نے اس کے سینے میں مجھ پایا تھا، جبکہ لبوں پر دل پھیر مسکراہٹ تھی۔ میں کچھ دیر سننا چاہتا ہوں، اس نے بوجھل سے لہجے میں کہا، جبکہ زری کو اس کے ہاتھ پر رحم آیا تھا۔ میں آپ کا ساتھ دبا دیتی ہوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ مجھے لگ ہی رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، زری پریشانی سے بولی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں یہاں پر 4 بجے تک ہوں، پورے 4 بجے تک تم مجھے جگا دینا۔ اس نے گھڑی پر نظر دورائے مصروفیت سے کہا تھا، جہاں پر 1 بج رہا تھا، جبکہ زری کی ساری ہوشی ارن چھو ہو گئی تھی۔ پھر چلے جائیں گے؟ وہ بھیگی ہوئی نم آواز میں شکوہ کرتی ہوئی ذہن کو پشیمان کر گئے تھے۔ جا کر اس بار جلد واپس آؤں گا، یوں سمجھ لو کہ تمہارے سہم واپس لائیں گے۔ اس نے ایک بار پھر سے ہم کو سلایا تھا، پھر تو یہ سہم کبھی نہ ٹھیک ہو۔ اس کے لبوں سے بے اختیارانہ یہ الفاظ نکلے جس پر ذہن نے نرمی پڑے ہوئے بڑو چہرے پر قہرگی پھیل گئے تھے۔ میں تو ایسے ہی، ایک بار پھر سے اس کی گوڑی پر سٹ پٹائے ہوئے وضاحت دے گئے تھے۔ اس کے تاثرات نرم ہوئی تو اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ وہ اپنے دل کے حالات زبان پر لے آئی تھی۔ چند دن، وہ سرگوشانہ بولتے ہوئے گہری نیند میں چلا گیا تھا، لیکن زری کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ وہ نہایت ہی قریب تھا، ایک بازو استحقاق سے اس پر رکھے ہوئے وہ اپنی گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جھلسا رہا تھا۔ اس کی نیند کے حیات سے ذرا بھی مزاحمت نہ کر سکتی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز بننے لگی تھی، لیکن تبھی کی نظر سامنے گھڑی پر ٹھہر گئی تھی، جیسے وہ وقت رکنے کے لیے کوئی منتر پھونک دینا چاہتی ہو تاکہ وقت رک جائے اور گھڑی کی سوئی چاہ کا ہنسا کبھی بھی عبور نہ کر سکے۔ لیکن وقت کب کہاں کس کے لیے رکا تھا جو اس دیوانے کے لیے رک جاتا؟ پر وہ خود تو رک نہیں سکتی تھی، اس شخص کے لیے اپنی نیند قربان کر سکتی تھی۔ اس کے چند پل کی موجودگی کو وہ ذہن میں قید کر سکتی تھی، تبھی آنکھیں نہیں موندی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ زین نے زری کو جاتے دیکھا تو حیران ہوا۔ اس کی آنکھ پورے 4 بجے کھلی تھی اور وہی زری کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ اگر ایسا کرو گی تو میں جا نہیں پاؤں گا، اور تم جانتی ہو میرا جانا بہت ضروری ہے۔ زین نے اٹھ کر اسے بھی بٹھایا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا، واش روم میں فریش ہونے بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ گیلے چہرے اور ہلکے نم بالوں کے ساتھ ہی باہر آیا تھا تو زری سوجن زدہ آنکھوں سے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ڈریسر کی جانب بڑھا اور بال سیٹ کرتا ہوا کن نکیوں سے اسے دیکھنے لگا جو نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ زری نے اس کے براؤن بلیک بال جمے ہوئے دیکھے تو نظر اتارے بنا نہ رہ پائے۔ وہ ذرا اسے نظریں بال جمائے لینے پر حد درجہ خوبرو لگا تھا۔ زری کا دل کیا اس کے بال بگاڑ دے تاکہ کوئی اس کو نظر بڑھ کر نہ دے سکے۔ تم مجھے ان حرکتوں سے روک رہی ہو زرفشاں؟ وہ متبسم ہوا قریب آ کر بیٹھا۔ کتنی بے بس ہوں میں کہ آپ کو روک نہیں سکتی، آپ کو ناشتے کا نہیں پوچھ سکتی، آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ غلط بات، آنسو صاف کرو۔ وہ آنسو صاف کی مصنوعی روپ سے بولا تو زری نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ کے لب دبایا اور آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ تم بے بس نہیں ہو، با احتیاط ہو جو مجھے آسانی سے سمیٹ گئے گی۔ ان چند گھنٹوں کی پرسکون نیند میری ساری زندگی کی نیند سے پیاری تھی۔ جہاں تم میرے قریب تھی اس سے بڑھ کر مجھے کسی کی طلب نہیں، اور فکر مت کرو، جس دن تمہیں میں یہاں سے لے کر گیا نا، بہت کام کرواؤں گا، کیونکہ مجھے کھانے پینے کے معاملے میں تمہارا یہ شوہر بہت ہی موڈی ہے۔ اس کی ننھی سی ناک کھینچے وہ شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ موڈ ٹھیک کرو لڑکی، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو زری پال میں سہمی اور انگلیاں چٹرا کر آ گئی۔ بہت ہی نازک ہو، پر دوسرے ہی پاس شیرنی بھی ہو، وہ کہے بغیر نہ رہ پایا تھا۔ حیا رکھنا اپنا، اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوئی کہ تم نے احتیاط نہیں کی تو بہت ہی بری سزا دوں گا، اور میری سزا کا عالم تم نہیں جانتی ہو۔ گال سے لائے وہ گمبھیرتا سے بولے۔ زری کی جان ہلکان کاٹ گیا تھا۔ اس کی شفاف ہتھیلیوں پر لب رکھے وہ ماتھے کو چومے بالکنی کی جانب بڑھا۔ زری جو کہ اس کے لمس پر آنکھیں میچ گئی تھی، کمرے میں اس کی خوشبو میں سانس بڑھتی آنکھیں کھل گئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، دل بے قرار ہو گیا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ تھکن زدہ سی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور اس کی تکیے پر اپنا سر رکھ کر اسے سوچتی ہوئی آنکھیں موت کی تھی۔